प्रणाम सर। नमस्ते। मुझे थोड़ी देर हो गई क्या? 2-4 मिनट ऐसा मुझे नहीं लग रहा सर। है। नहीं सर। ऐसा तो हम बोलते हैं हमारे विदर्भ में सर कि प्रणाम। गर्मी होने की वजह से टाइम एक्सपांड्स। समझे ना? पर आप लोगों को उसकी थोड़ी आदत है। तो प्रियंवदा को मालूम होगा, उसका नागपुर से संबंध आता है ना? तो टाइम इज फ्लेक्सिबल पे हम नागपुर वालों का, विदर्भ वालों का बड़ा विश्वास है। तो मुझे लगा मुझे थोड़ा समय होगा जी। नमस्ते। प्रणाम सर तो प्रणाम। हम आगे आगे नमस्ते। हम आगे नमस्ते। निकलते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। तो हम अभी पिछले सत्र से आगे बढ़ते हैं। शायद अभी दो दो ग्रहों को हम एक सेशन में कंप्लीट कर सके, ऐसा लगता है। देखते हैं कैसा होता है। तो हमने अब सूर्य और चंद्र की विविध पोजीशंस जो है, उनकी जो अलग अलग हम शक्ति बोल सकते हैं, उस हिसाब से उच्च से लेकर नीच तक, स्वग्रहों तक वगैरह हमने देख ली है। सहसा क्या परिणाम बताया है। अब हम आगे मंगल की तरफ जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और हमें ये याद रखना है कि ये षष्ठ भाव है। यहाँ पर शत्रु का ही उल्लेख किया गया है श्लोकों में, परंतु षष्ठ भाव में बहुत आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पर एक आदत हो जाती है ना एक चीज रिपीट करने की, तो वो मुझ में है अनफॉर्चुनेटली। तो उससे हम शत्रु भी देखते हैं, हमारे मुलाजिम भी देखते हैं, यानी पर्सनल, निजी सेवक नहीं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमसे नीचे के पद के जो लोग रहते हैं उनको भी देखते हैं, नौकरी करना भी देखते हैं, है ना? हमारे जो कोर्ट केसेस वगैरह रहते हैं वो भी हम वहीं से देखते हैं। इतना ही नहीं, आगंतुक रोग भी वहीं से देखते हैं। उसको षडरिपु वगैरह के अर्थ में समझाया गया है। तो उसका मतलब कि अलग अलग दोषों से अलग अलग, तो वहां पर जो भी स्थित ग्रह होंगे जो वहां देखते होंगे, वो इनमें से कुछ न कुछ परिणाम देते रहते हैं। अब यहाँ पर तो वो शत्रु की बात हो रही है क्योंकि वो षष्ठ भाव है। परंतु हमें समझना है कि जब कोई प्रवर्तक बता रहे हैं वो तो वो कोई भी चीज, अब संस्कृत एक तो है, और ब्रेविटी उसका एक अभिन्न अंग है संस्कृत का। तो एक जगह उन्होंने बता दिया कि ये षष्ठ भाव की बात है और शत्रु स्थान है, तो हमें समझना है ये सब चीजें उसमें आती है। इसलिए उसका स्वभाव कैसा होगा ये भी आएगा, है ना? शत्रु कौन आपका शत्रु होगा ये तो समझेगा ही, पर उसी समय ये भी हम समझ सकते हैं कि ये इस शत्रु को हम क्या बोल सकते हैं उसको, इसमें से हमको छुड़ाने के लायक कौन इंसान होगा ये भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, नौकरी भी है, पर नौकरी में नौकरी करने में तकलीफ भी है। पर आपके पद से नीचे पद के जो लोग हैं वो आपका काम करने में सहायक भी होते हैं, है ना? ये हालांकि ऐसा स्पेसिफिक नहीं कहा गया, पर अनुभव में समझ ही जाएगा कि ऐसा होता है। या इस प्रकार के लोग आपको मदद भी कर सकते हैं आपके काम में। इनको सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये तो ऑब्वियस ही है कि वहां पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है नहीं है, इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरा ऐसा होता है कि मंगल, गुरु और शनि, ये केवल सप्तम भाव पे नहीं बाकी भी भाव पे देखते रहते हैं। इसलिए कभी कभी इस प्रकार से उन्होंने उसके परिणाम दिए हैं कि हम कंफ्यूजन में पड़ते हैं। मैं तो पढ़ता ही हूँ, परंतु इसलिए वो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमको। उनकी कहाँ दृष्टि है देखने के बाद में ख्याल में आता है कि क्या हो सकता है। ये खासकर गुरु, मंगल और शनि के बारे में ज्यादा होता है, क्योंकि हम उनकी बाकी की दृष्टियां ख्याल में नहीं लेते। मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि हम तो वो प्रवर्तकों के लेवल के हैं नहीं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने उसी समय राशि दृष्टि का भी प्रयोग किया हो, क्योंकि आपको मालूम है कि पाराशर जी ने राशि दृष्टि भी बताई हुई। इसी प्रकार जैमिनी ने ग्रह दृष्टि नहीं देखना ऐसा नहीं कहा हुआ। आखिरी के मेरे ख्याल से अभी थोड़ी याददाश्त तो कमजोर हो गई है, पर शायद चौथे अध्याय में या दूसरे अध्याय के अंत में उन्होंने कहा सिद्धम अन्यतः। बाकी जो यहाँ नहीं कहा गया वो प्रवर्तकों ने, सिद्धों ने, यानी महान गुरुओं ने जो कहा है उसको ग्राह्य कीजिए, है ना? उडुदाय सिद्धा, वो बहुत बार बोलते हैं कि जो यहाँ नहीं है तो वो उन्होंने जो लिया है उसको आप ग्राह्य कीजिए।
तो हो सकता है कि कभी कभी उन्होंने राशि दृष्टि का प्रयोग किया होगा। ये हमें इसका प्रयोग ज्यादा हमको शायद करना पड़ेगा जब लग्न बदल जाए, क्योंकि राशि दृष्टि में तो आपको पता है। तो मुझे क्या लगता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा विचित्र क्यों दिया हुआ है। तो हो सकता है कि हम कुछ मिस कर रहे होंगे, और इसी का हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्लासिक्स है, इसमें कभी कभी जो अनाकलनीय लगता है हमें कुछ स्थिति, तो उसमें से, जबकि आचार्यों ने बोला है, सिद्धों ने बोला है, तो उसके पीछे गहन अर्थ है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। आपको ज्ञात है कि खुद पाराशर मैत्रेय को हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो वो भी उस लेवल को बता रहे थे। और शुरू में जो दिया वो आखिरी तक अप्लीकेबल होता है, ये भी हमें मालूम है। अदृष्टेषु सूत्रेषु सूत्रांतरात अनुवर्तनीय सर्वत्र, ऐसा कहा गया है। जो नहीं लिखा हुआ वो बाकी जगह कहीं दिया होगा, उसका प्रयोग कीजिए। ये सूत्रों के डेफिनेशन में दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अब उस लेवल को आ गए हैं कि ये ऐसा तो प्रथम दर्शन ही हमें महसूस होगा कि जरा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर वो बिल्कुल जो शुरुआत करते हैं ज्योतिष के प्रवास में, उनको ऐसा लगना स्वाभाविक है। परंतु इस लेवल को मुझे लगता है कि इसको भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत जगह ये समझ में नहीं आएगा कि ग्रह तो शुभ है, उसके परिणाम बुरे दिखाई दे रहे। तो इसे भी ध्यान में रखिए। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। षष्ठ भाव मंगल लिखा है, हाँ जी। तो ये क्या कहते हैं कि षष्ठ भाव में मंगल होगा तो क्या होगा, उसकी आपको ऑर्डर मालूम है, पर वो ट्रांसलेशन जब मैं पढ़ूंगा तो वो बताऊंगा ही। नैच नीच कुलोत्पन्न परदेश स्थिति स्थितस्तः अंत्यज कृषिकर्ता च धन धान्य विवर्जित पुत्रो बंधु मातुलश्च कितवो गुणजात भृत प्रिय साहस आर्य स्यात् शत्रु शात्र व भाव के शत्रु शत्रु भाव में स्थित होने से इस प्रकार के शत्रु होते हैं, ऐसा कहा गया है। ये रोग भी हो सकते हैं इस प्रकार के वगैरह, जो हमने अभी जिसके बारे में चर्चा की, इसे बैक ऑफ द माइंड रखने का। नहीं तो बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, मैं तो भी कम से कम होता हूँ। अब यहाँ ये बोलते कि षष्ठ भाव में स्थित आर का मतलब वो मंगल होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये उच्चस्थ होगा, यानी हम समझ सकते हैं उच्चस्थ होगा मतलब वो 10वीं राशि होगी, कोई कठिन तो है नहीं। तो वो क्या करता है, तो बोलते कि उसका शत्रु जो है वो नीच रहता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला होगा। तो मंगल यदि और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, इसका आधार मैं अनुभव ही बता सकता हूँ, ऐसा कहीं कहा नहीं है, परंतु सहसा 6 8 12 में ग्रह जितना शक्तिशाली होता है उतने ही वो अपने परिणाम देने में थोड़ा सा कमजोर पड़ता है या निगेटिव परिणाम देता है। और वहां यदि नीच का ग्रह होगा 6 8 12 में, तो सहसा वो अच्छे रिजल्ट देता है, खासकर वो यदि अच्छे भाव का स्वामी हो। तो ये मैं इसलिए क्लियर करता हूँ कि कभी मैं कुछ प्रपोज करूंगा कि भाई इस प्रकार से होता है, आपको संभ्रम की स्थिति न पड़ जाए कि ऐसा आपने देखा नहीं है ना। ऐसा तो मुझे याद है ग्रंथों में भी दिया है उन्होंने। मानव सागर ही पढ़ेंगे तो नीच ग्रह के भी अच्छे फल दिए हैं, तो आप उसको पढ़ ले सकते हो, पढ़ना भी होगा एक्चुअली। तो वो शत्रु नीच रहता है, ऐसा कहा गया है। अब हमें मालूम है षष्ठ भाव में यदि मंगल बैठा तो वो नवम भाव पे भी देखेगा, द्वादश पे भी देखेगा, लग्न पे भी देखेगा। अब तो जब धर्म भाव पे थोड़ा सा क्षति यदि कर रहा है, वो कुछ न कुछ निगेटिव परिणाम दे रहा है, तो नीच होने की संभावना है, ऐसा ही हमने समझना। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि रक्त के संबंधित कुछ रोग विचित्र हो जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि उसको अपघात अचानक हो जो थोड़ा ज्यादा ही तकलीफदायक हो, या षष्ठ के एरिया में, कटी के एरिया में हो। इसको हमको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बताने के बाद में उनको मालूम है कि यहाँ तक जो पढ़ते हैं वो काफी पढ़े हुए लोग रहते हैं। तो इसलिए वो नीच होगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा तो हमें बताया गया है कि क्रूर ग्रह षष्ठ भाव में अच्छा रहता है।
है ना। परंतु षष्ठ भाव ये ग्रोथ का भाव है, उपचय का भाव है, वो रोग को भी बढ़ाता है। तो इसे कहीं तो ये बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ता है, क्योंकि हमें बताया गया थी 11 में क्रूर ग्रह अच्छे रहते हैं। तो कभी कभी वैसे परिणाम नहीं दिखते तो कोई उसमें संभ्रम की स्थिति आने की जरूरत नहीं, दूसरी निगाह से भी उसे देखा जा सकता है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। रक्त के संबंध भी रोग हो सकता है, क्योंकि आखिर में मंगल है। परंतु सहसा षष्ठ से संबंध आया तो वो किसी न किसी प्रकार का जो भी रोग होगा उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उस जातक का भी रहता है, इसे हमें समझना चाहिए, है ना। तो तो वो नीच होता है शत्रु, उसका उसका शत्रु नीच होता है, का मतलब उसका मुलाजिम भी थोड़ा झगड़ालू रह सकता है। नीच के अर्थ बहुत सारे होते हैं उसमें। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने कर्तव्य से जो परांमुख होता है, इस अर्थ से हम समझ सकते हैं, या जो अच्छा करना वो नहीं करता, इस अर्थ से हम उसे समझ सकते हैं। या उसके जहाँ वो नौकरी कर रहा है उस क्षेत्र में कुछ झगड़े वगड़े किसी से हो जाए, उसके जो लोअर लेवल के लोग हैं उनसे, उनसे पद में कनिष्ठ लोगों से, ये संभावना है। स्वच्छ नवमांश में होने के बाद क्या होता है, तो ये हमने देखा है कि भाई स्वच्छ में जो भी पोजीशन है उससे स्वच्छ नवमांश में थोड़ा सा वो कमजोर हो जाता है, उसके प्रभाव देने की शक्ति कम होती है, बहुत कम नहीं होती, थोड़ी बहुत कम होती है, हमने पहले भी देखा। तो वो नीच कुलोत्पन्न होता है, वो ऐसे कुल से आता है जो कुल नीच है। नीच का अर्थ मैं ये समझता हूँ, फिर से मैं वही समझता हूँ कि जो अपने कर्तव्यों में थोड़ा सा कमजोर हो, इसी अर्थ से लेता हूँ। ऐसा तो कहा गया है, जन्म नहीं जायति शूद्राः, सभी जन्म से शूद्र होते हैं, इसलिए वो जाति का इससे तो शायद संबंध नहीं आता, स्वभाव से आ सकता है। नीचता स्वभाव में रह सकती है। तो तो वो नीच कुल में उत्पन्न होता है, फिर से वो नवम से संबंध आ गया। आपको पता है कि नवम से जो भी, उसको हम धन भी कह सकते हैं, वो जब जाता है तो अष्टम में आता है, वो लीगेसी बन जाती है हमारी। नवम से हम काफी चीजें हमारे पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। इस कारण शायद ये लॉजिक से उन्होंने ये कहा होना चाहिए। अब ये शुभ वर्ग में होगा तो क्या होगा, तो कुछ ना कुछ तो शुभ परिणाम देगा। तो वो कहते हैं कि वो परदेशवासी होगा। हम देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहा है ना। द्वादश भाव को देखेगा तो द्वादश भाव को दूराटन वगैरह भी कहा गया है, 12वें भाव का जो अ, और खास कर वो ऐसा कहते हैं कि शनि होगा तो खास कर करेगा। दूराटन वन वगैरह में जाएगा, इस प्रकार से कहा है, और दूर देश में उसको भ्रमण करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। मंगल 12वें में देखते रहने से और शुभ वर्ग में होने से तो वो तकलीफ तो देगा, पर अच्छे प्रकार की देगा, इसलिए परदेशवासी होता है, ऐसा कहा गया। 12वें में है, वहां पे जो भी पूर्व ग्रह देखेगा उस मार्ग से खर्चा भी बताएगा, हमें पता है। परंतु ये शुभ वर्ग में है, तो जो वो परिणाम तो कुछ ना कुछ देना है उसने, तो वो शायद दूर देश भेजता है, इस अर्थ से वो कहा हुआ होना चाहिए। नीचस्थ होने से वो अंत्यज होगा, ऐसा कहा है। तो अब नीचस्थ होने से ऐसे वो तो नैसर्गिक है कि कर्क राशि ही रहेगी। चंद्र की राशि है तो मैं तो कभी कभी ऐसा सोचूंगा, यदि शुभ भाव का वो स्वामी है तो वो एक प्रकार का विपरीत राजयोग देता है, पर ये बात अलग है। नीचस्थ होने से अंत्यज होगा, मतलब जो भी हियरार्ची है उसमें सबसे नीचे लेवल का होगा। ये शत्रु की बात हो रही है, पर हमें समझना है कि ये काफी जगह में अप्लीकेबल होते रहेगा। रोगों में भी शायद ऐसा कुछ रोग हो सकता है, खासकर कटी के एरिया में, वेस्ट के एरिया में कटी का भाग है वो छठवा भाग, तो अंत्यज होता है, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ हम डिस्पिकेबल भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कि जिनसे लोग जरा दूर ही रहते हैं, इस प्रकार का अर्थ हो सकता है। फिर से वही संबंध आया है, आप समझ ही सकते हो, वो लग्न पे भी देख रहा है, और इस वजह से शायद, क्योंकि मंगल को सत्व भी दिया, ऑफ कोर्स वो सत्व शक्ति है, सात्विक वाला सत्व सत्व तो नहीं है। लगता है ऐसा कई बार मैं जब शुरू शुरू में 7वें 8वें साल में पढ़ना चालू किया तो मुझे समझता नहीं था कि इधर इसको तो पाप ग्रह भी कहते हैं और उसको सत्व दिया है। वसा वगैरह गुरु को दिया है, ऐसा वो देखते हुए फिर ख्याल में आया। परंतु हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत वीक हो जाता है, मंगल में पराक्रम करने की शक्ति है, तो वीक होने से वो बहुत ही हम क्या कह सकते हैं,
बहुत ही निगेटिव तरह से शत्रुत्व करता है, ऐसा शायद सोचा होगा। और उन्होंने अनुभव भी किया होगा, क्योंकि ये प्रवर्तकों की बात चालू है, एक प्रवर्तक दूसरे प्रवर्तक ने क्या कहा ये बता रहे हैं, तो ये कोई चिल्लर बात है नहीं। और इसलिए हमें ज्यादा उसमें गहराई में जाके देखना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या होता है, तो नीच अंश में होगा तो क्या होता है, नैसर्गिक नीच से तो उसकी कम निगेटिविटी आएगी, हमने पहले भी देखा कि अंश की निगेटिविटी कम है। अ, अति नीच होने से, यानी राशि में नीच होने से, अंशों में यदि नीच होगा तो निगेटिविटी कम होती है, तो वो कृषक होगा। षष्ठ भाव का कृषक से संबंध आता है, वो उसको ऐसा भी, मंगल को षष्ठ का कारक भी कहा गया है, मेहनत का काम है वो। और उसमें भी जमीन को खोदना मतलब काटना वाटना आता है, पर काटना दूसरे ढंग से आता है, इसलिए वो कृषक होगा, मेहनत करता है, क्योंकि नीचांश में स्थित है। इसका मतलब वो नीच भाव में तो है ही नहीं, नहीं तो वर्गोत्तम कहाँ रहता है। तो नीच भाव छोड़ के कहीं तो भी है। तो इसलिए उसको कृषक कहा गया है। ऐसा भी चंद्र को भी षष्ठ भाव में कर्षक कहा गया है। वेरिएबल जो भी चीज है, जहाँ कम ज्यादा होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, इसको कृषक कहते हैं। तो नीचांश में स्थित है, वो बहुत ज्यादा दुर्बल नहीं है वो, इस अर्थ से हमें उसको शायद लेना पड़ेगा। अब क्रूर षड्वर्ग में स्थित होगा तो क्या होगा, तो तो उसमें वो शायद धन धान्य से विहीन होगा, ऐसा कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका संबंध ये है कि क्रूर ग्रह पहले ही है वो। मैं ग्रहों को पाप नहीं कभी कहता, आपको पता है, क्योंकि वो एक्शन तो करते ही है, तो क्रूर ग्रह होने से तो हो सकता है कि वो धन धान्य से विहीन इसलिए होता है कि वो द्वादश पे देख रहा है, तो वहां पर भी वो खर्चे बहुत ज्यादा कराता होगा। और इस वजह से धन और धान्य, धन धान्य को कभी भी इकट्ठा लिया जाता है, वेल्थ के अर्थ में ही उसे लिया जाता है पुराने जमाने में। क्योंकि धान्य भी साल भर का, आप में से मेरे से 10-20 साल से जो छोटे होंगे उनको याद होगा, साल भर का पहले हम अनाज लेके रखते थे। तो जो थोड़े संपन्न रहते थे वो तो साल भर का लेते थे, बाकी बेचारे रोज का या एक हफ्ते में एक बार अनाज लेते थे। तो धन धान्य का अर्थ संपत्ति, इस अर्थ से ही संपन्न होना, इस अर्थ से लिया जाता था। तो वो धन धान्य विहीन होगा। विहीन होगा तो भी हमको लार्जर पर्सपेक्टिव में लेना है, क्योंकि बाकी कहीं ग्रह होंगे, ये समझो गुरु 12वें पे देख रहा होगा, तो नैसर्गिक है कि वो अच्छे काम के लिए धन धान्य डिस्ट्रीब्यूट भी करता होगा, देता भी होगा, दान में भी देता होगा। तो इसे न भूलिए। ये जो अभी विषय से आए उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को ऑलरेडी पता है ना। मित्र राशिस्थ होने से क्या होगा, तो वो पुत्रहीन होगा, ऐसा कहा गया। अब ये पुत्रहीन होगा, ये क्यों कहा होगा, हाँ ठीक है कि पंचम से पंचम भाव नवम है, स्त्री के कुंडली में ये होने की संभावना ज्यादा है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि मित्र राशि में आने से उसमें शक्ति तो आ ही गई है, पर षष्ठ भाव में बैठा है, कुछ न कुछ प्रमाण में उसकी शक्ति कम हो गई है। षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश में जब ग्रह जाते हैं तो वो अपने अकारकत्व और बाकी चीजें थोड़ी उनकी कमजोर हो जाती है। ये एक तत्व है, आपको सबको पता। और स्त्री इसलिए कहा कि स्त्री जातक में नवम भाव को पुत्र के लिए देखा जाता है, एक वहां पर ये मंगल देख ही रहा है, परंतु मंगल का रज से संबंध है। षष्ठ भाव में मंगल रहा, उसको कुछ क्षति रही तो कई बार खासकर यदि पुत्र हो नहीं रहा वगैरह, ऐसा यदि प्रॉब्लम होगा तो आपको ख्याल में आएगा कि उस स्त्री का जो ऋतु आता है ना, वो थोड़ा सा अनिवन आता है। और उस वजह से वो पुत्र वगैरह प्राप्ति नहीं होती। तो मैं ऐसे वक्त कई बार बताता हूँ कि भाई जरा डॉक्टर से देख लेना, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शायद गड़बड़ है, तो उसे ठीक कर लेना। अ, अब ये बोलोगे कि ये मंगल को रज कहाँ से दिया, तो आपको मालूम है कि ऋतु कैसा आता है उसका जो वर्णन किया है, तो चंद्र और मंगल जब का योग होता है अनुपचय स्थल में वगैरह, तो उसके वजह से मंगल में उद्रेक होता है वगैरह, ऐसा वर्णन किया गया है, विच इज नथिंग बट वो ओवरी में से एक निकलता है। तो वो उद्रेक हुआ और वो फ्लूइड में से जाता है आगे में, फैलोपियन ट्यूब से। उसी का वर्णन वराह मिहिर ने भी किया, कुमुद बांधव कर वगैरह करके बहुत जगह है। पराशर जी ने भी किया, शब्द अलग है सिर्फ, पर अर्थ है ये। तो मंगल का उसमें संबंध आता है। पर इसलिए मुझे लगता है कि वो मित्र राशि में है, तो वो जीरो तो करेगा नहीं, पर कुछ ना कुछ वहां क्षति हो सकती है।
इसलिए शायद उनसे पुत्रहीन बोला होगा। दो कारण, एक तो पंचम पे देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्त्री के राशि चक्र में ये होने की संभावना ज्यादा है। पुरुष में हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत हेमोग्लोबिन कभी कम होना वगैरह इस अर्थ का होगा, तो भाई वो क्षीण हो गया ऐसा। पर मुझे मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ, गलत होगा तो आप मुझे माफ कर देना, पर मैं मेरा इंटरप्रिटेशन ही बता रहा हूँ, है ना। फिर अब आगे आता है मित्र नवमांश में होने पे क्या होगा। तो एक जगह एक टीकाकार ने ऐसा कहा है कि पुत्र बंधु और मातुल वगैरह जो है इनको उन्होंने, उनसे वो युक्त होता है ऐसा कहा है। पर यहाँ हम देखते हैं कि पुत्रो बंधुर मातुलश्च बोला है, ये तीनों की बात कर रहे हैं और आगे में शत्रु की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे तकलीफ होती है, इस अर्थ से ही होना चाहिए। तो मित्र नवमांश में होगा तो बंधुहीन होगा। ऑब्वियस है, मंगल कारक है, वो षष्ठ भाव में बैठा है, आप समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है ना। बंधुहीन नहीं होगा, पर शायद बंधुओं से कुछ न कुछ उसकी खटपट हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो वर्गोत्तम होगा तो मातुलहीन होगा, फिर से सप्त षष्ठ भाव मातुल का भी भाव है, मामा जी का भाव है, या मातुल घराने के जितने भी लोग हैं उन्हीं का भाव है। तो वहां पर वो मातुलहीन होगा। शत्रु राशिस्थ में होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जुआरी धूर्त और धोखेबाज ऐसा कहा गया। कितव का अर्थ सहसा ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो जुआरी भी धूर्त होके कुछ गड़बड़ करते थे, धोखेबाजी करते थे, इसलिए ये तीनों अर्थ संस्कृत में दिए हैं कितव शब्द के। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा कभी कभी खासकर मैं जब बहुत पुरानी बात है, जब मैं यंग था तब मुझे ऐसा कभी कभी लगता था थोड़ा, फिर सोचने के बाद ख्याल में, देखिए भौम को भी चोर कहा गया है, हम उसको भूल जाते हैं, हम सहसा चोर बोलते साथ राहु या शनि की तरफ देखते हैं। परंतु हम यदि एट्रीब्यूट्स देखेंगे मंगल के, तो उसमें चोर भी कहा गया है, और वो वीक है तो वो शायद लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ वगैरह बना के कुछ कर रहा होगा, शत्रु राशि में है ऐसा भी वीक हो गया है। तो ये एक संभावना है, शायद इसीलिए उन्होंने उसको कितव बोला है। कितव का अर्थ जुआरी धूर्त या धोखेबाज। संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर मतलब एक ही आ रहा है, और आपको हमें ख्याल में भी आता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं। वो है ना, क्या बोलते हैं, कार्ड शार्प वगैरह बोलते थे अंग्रेजी में, उसमें वो गड़बड़ी कर देते थे कार्ड में और जीत जाते थे। शत्रु नवमांश में होगा तो क्या होगा, अब उससे तो कमी होना चाहिए। तो वो जो शत्रु है वो किसी गुणवान इंसान का भृत्य होगा, उसका नौकर होगा, इसका खुद का नौकर नहीं होगा। किसी हम्म, गुणजात भृत बोला है, गुणजात भृत का सहसा। अब गुणजात यानी जन्म से गुणवान होके नौकर, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि गुणवान इंसान का भृत होगा, ऐसा बोला है ना, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला, क्योंकि मालिक यदि गुणवान है तो नौकर इतना खराब, एक मिनट सॉरी, तो इतना तो वो खराब नेचर का नहीं रहेगा, गुणवान अपना भी नौकर थोड़ा बहुत समझ के करता है, पर इसका शत्रु हो सकता है। और यदि वो स्वराशिस्त होगा तो क्या होगा, तो हमको कहा गया कि पापों भी स्वग्रह शुभ कर रहे हैं, शुभ परिणाम देता है, पाप ग्रह भी कहाँ पर जहाँ है वहां देता है, तो वो उसका शत्रु जो होता है वो साहस प्रिय होता है। साहस ये एक मंगल का गुण ही है, इसीलिए वो सेनापति बनता है। तो इस प्रकार से मंगल के ये 12 भी स्थितियों में अलग अलग होने के बाद में क्या होता है इसके बारे में कहा गया है। हम ये देख सकते हैं कि मंगल लग्न पे भी देखता है, तो वहां का मंगल कभी थोड़ा सा हॉट टेम्पर दे भी सकता है, तो साहस भी कर सकता है ना। इसलिए इस प्रकार से हमें ज्यादा तकलीफ, यानी मुझे कम से कम ज्यादा तकलीफ तब होती है जब एक एक ग्रह देखते रहता है, यानी एक ही दृष्टि वाला जो ग्रह रहता है, और वहां जब वो निगेटिव बोलते हैं। परंतु इसीलिए मैंने ये कहा कि उसका संबंध रोगों से भी हो सकता है, इसे कभी ध्यान, इसे ध्यान में रखना। या उसके मातृ घराने के उसके संबंध क्या है उससे भी हो सकता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। या लिटिगेशन से भी हो सकता है, इसे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगला भी हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे के ऊपर ये कॉम्प्लिकेटेड
सुनना आपकी तो शक्ति है, पर मेरी शक्ति कम होती जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी बुध आएगा, है ना? तो बुध क्या करता है, ये हम देखें। बुध आ गया। बुध में हमको काफी चीजें याद भी रखना है कि वो त्रिदोष युक्त भी है ना? चर्म पे उसका अधिकार भी है। अ, वो किसी भी चीज को किस अर्थ में लेता है, ये भी समझने की काबिलियत बुध में है। ये सब चीजों को हमको, और वो वैसा भी ज्ञाति कारक है, रिलेटिव्स का भी कारक उसको कहा गया है। जैसे कि कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी भी है, वहां पे वो उच्च का होता है। ये सब हमें इसलिए शायद ख्याल में रखना पड़ेगा कि यहाँ कंफ्यूजन चालू हो जाता है। सहसा बुध है और अकेला है तो उसको शुभ समझा जाता है ना? अ, और पाप के साथ पाप और शुभ के साथ शुभ इस अर्थ से लिया जाता है। यहाँ केवल बुध की बात की गई है और शत्रुओं की बात की है। अच्छा, उसको नपुंसक भी कहा गया। तो वो मंगल के समान आमने सामने तो शायद कुछ झगड़े वगड़े नहीं करेगा, शत्रु होगा तो भी। इस अर्थ से हमको ये सब बैक ऑफ द माइंड में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया। क्योंकि यहाँ आखिरी में तो शत्रु भाव है, तो शत्रु भाव की बात करेंगे। शत्रु ने शत्रु भाव है, ने यानी बुध वहां रहा तो शत्रु होता है जब वो शत्रु भाव में स्थित होता है, ऐसा कहा गया। पर शत्रु भाव के साथ बाकी भी भाव आते हैं, इसे न भूले। इसलिए कभी कभी थोड़ी सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। और फिर बुध 12वें पे देखता है तो उसके सहसा दृष्टि से भाव ये पुष्ट होते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस भाव में बैठते वो भी पुष्ट हो जाते हैं। तो अब षष्ठ भाव पुष्ट होने का क्या अर्थ होगा? तो वो शत्रु पुष्ट होंगे, या वो जहाँ काम कर रहा है वहां, या उसके जो मुलाजिम है वो पुष्ट होंगे, ये तो किसी ने अभी तक बताया नहीं। मैं भी उसका कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ सका, निश्चित नहीं समझ सका। पर मैं सहसा बुध रहने से इतना बुरा नहीं रहता, समझता हूँ। परंतु वो त्रिदोष युक्त है, ये ध्यान में रखना। सहसा आप देखेंगे कि रोगों के विषय में यदि कुछ होगा और किसी एरिया में रोग होंगे और वहां यदि बुध भी आ गया, तो वो सहसा क्रॉनिक डिसीज होता है। इसीलिए उसका चर्म पे अधिकार पता है, त्वचा पे अधिकार पता है। एक तो त्वचा पूरे शरीर को कवर करती है, और दूसरा आपको मालूम होगा, और जो डॉक्टर्स होंगे उनको शायद विशेष मालूम होगा, कि स्किन डिसीजेज जो है ना, ये कभी पूरे ठीक नहीं होते। ये सप्रेस रहते हैं। इनको ट्रीटमेंट करके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो। इसलिए उसको त्रिदोष युक्त आयुर्वेद में कहा गया है। इसमें तीनों भी दोष रहते हैं, बाकी में एक दोष या दो दोष का कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहता है, कफ अनिल वगैरह ऐसा रहता है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। हमें ये भी मालूम है कि गोचर में वो पूरे बुध ये पूरा सर, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही मेरे ख्याल से है। डिस्कनेक्ट हो। मेरी जी आवाज आ सर, रही है? अभी आ रही है सर, अभी आ हाँ, रही है। कोई बात नहीं। वो 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे जी लगा सर। कि मेरे ही नेट में कुछ हो गया क्या, पर शायद वैसा नहीं था। सर आपको शेयर करना पड़ेगा। हाँ, वो शेयर ही कर रहा हूँ मैं। जी। शेयर ही कर रहा हूँ। वो डिस्कनेक्ट ही हो गया था, तो फिर से वो लॉगिन की बात कर रहा जी था। जी सर। तो अब षष्ठ भाव में बुध आने के बाद में शुरू होता है। हमको मालूम है कि उच्च रहने से चालू होता है, उच्च उच्च नवांश वगैरह। दुस्वभावो विरूपाढ्यो अनुकूलो, यानी अनुकूलो विकलेक्षण विपाद कर कर्णश्च द्वंद्वहीनश्च मंत्रिपी मंत्रिपुत्रः परवधूरतः परधनापः नृशंस चौरो व्यसनी शत्रुघ्ने शत्रु भावक। अब यहाँ पे वो शुरू होता है कि यदि वो षष्ठ भाव में हो और उच्च का हो,
तो वो जो जातक का शत्रु है वो दुष्ट भाव का होता है। अब दुष्ट भाव का अर्थ मैं इस अर्थ में लेता हूँ क्योंकि वो बुध है और हमने देखा है कि उसकी जो भी चीजें है वो लंबी चलती है। तो वो शत्रु शायद बहुत देर तक तकलीफ देते रहता है, इस अर्थ से बोला है। पर इसका अर्थ वहां पे उच्च का बुध होने पे संभावना है कि कोई यदि रोग हो जाए, खासकर स्किन रिलेटेड या बाकी भी ग्रह आते हैं तो अलग अलग रोग रहते हैं, तो वो शायद बहुत देर तक चलेगा, ये संभावना रहती है। यहाँ तो केवल शत्रु की बात हो रही है, पर हमें मालूम है उसको रोग स्थान भी बोला गया है षष्ठ को, वहां से रोग भी दिखते हैं पर वो आगंतुक रोग रहते हैं सहसा। आजकल के भाषा में उसको क्या लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, या इसकी कोई तो भी इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, जो भी जातक है जैसा एक्सीडेंट भी होते हैं तो जातक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। यदि जैसा सिक्स पे मंगल वगैरह के समान ग्रह देखते रहे तो सहसा जब ये उसको अपघात भी हो जाएगा तो इसका भी 2-4% या 20% या इवन 70% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसे कहीं तो भी बैक ऑफ द माइंड हमको रखना चाहिए, इसलिए वो शत्रु दुष्ट स्वभाव का होता है, मतलब वो कंटिन्यूअस तकलीफ देता रहता है, यही अर्थ से इसे लेना चाहिए कोई बात बुध की चल। सोच नामांश में होने के बाद मेरा तो उससे तो कमी होगा, तो वो विरूप होता है ऐसा, वो दिखने में अच्छा नहीं होता ऐसा कहा गया है। ये इसलिए हो सकता है कि वो स्किन है, शायद उसका स्किन रडी हो या कुछ हो, कोई अर्थ हो सकता है, पर विरूप के और भी अर्थ हो सकते हैं संस्कृत में, तो वो शब्द कल्पद्रुम वगैरह देख के पता करना पड़ेगा। मुझे और कोई अर्थ दिखे तो नहीं है, पर बिल्कुल होना संभव है। और रूप में आपके गुण भी आते हैं तो शायद वो थोड़ा सा नॉट वेरी स्ट्रेट ऐसे अर्थ से भी लिया होगा। अ, पर मुझे मैं उसमें मेरा अभी भी संशोधन चालू है कि इसका और क्या क्या अर्थ आता है, जब मुझे ज्ञात हो जाएगा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूँ, है ना। फिर क्या होता है कि यदि वो शुभ वर्ग में होगा तो क्या होगा, तो वो जातक को जो अनुकूल व्यक्ति है वही उसका शत्रु भी हो सकता है, ऐसा कहा गया। पर इसका मतलब कि उसके यदि मुलाजिम होंगे तो वो उसको अनुकूल होंगे, वो उसके मन लायक काम करेंगे, इसे हमको समझना है, क्योंकि बुधा अकेला है और शुभ वर्ग में स्थित है, तो उसमें शुभत्व का भाग जो है वो ज्यादा आ गया, या इसे शत्रु है ऐसा लगेगा, पर शायद वो उसका वो इरादा नहीं होगा, इसी अर्थ से लेना चाहिए। यदि वो निचस्थ होगा तो क्या होगा, तो वो नेत्र या दृष्टि विहीन होगा ऐसा बोला गया। वो 12वें पे देख रहा है, वो लेफ्ट आई है आपको पता है, और वो निचस्थ होने की वजह से वो वीक हो जाता है, और आंख ना होना या दृष्टि विहीन होना ये लंबा चलने वाला डिसीज है, वो डिसीज की भाग है। हो सकता है कि अब उसको तो बहुत सारी कुंडली आती है, उसमें देखना पड़ेगा किसी का यदि एक्सीडेंटल कारण से कोई लॉस ऑफ साइट या कुछ हो गया होगा, तो वहां पर बुध षष्ठ में है क्या, इसे शायद चेक करना पड़ेगा हमें। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई है, वो शक्तिहीन हो गया है, और जहां वो शक्तिहीन होता है तो उसका रोग देने का प्रकार परिणाम भी बढ़ता है। इसका अर्थ उसके मातुल घराने में भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बगैर कारण से उसे तकलीफ दे, ये भी हम इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है क्या है। वो कोर्ट केसेस होंगे वो भी शायद उसकी लंबी चलेगी, आखिरी में बुध है, तो वहां अब नेत्र या दृष्टिहीन तो शायद उसका वो उसे जो इसके सपोर्ट में एविडेंस जो है वो न मिले, ये हो सकता है। तो इसे क्योंकि हमको प्योर फॉर्म में कोई भी योग का होना बहुत कम बार दिखेगा, क्योंकि एक ही भाव वो करीबन 100-200 चीजें दिखाता है, परंतु हमको इसी तत्व को उस पे एप्लीकेशन करना है। नीचांश होने पे क्या होगा, तो हाथ पाव या कर्ण विहीन होगा ऐसा कहा गया है। विपाद कर कर्णश्च, कर्ण विहीन होगा का अर्थ कान से सुनाई नहीं देगा, इस अर्थ में लेता हूँ मैं थोड़ा टेम्पररी पार्ट के लिए। विपाद तो ठीक है, वो पाद ही होता है, हमारा फीट होता है 12वां भाव, इसलिए होगा। और कर इसलिए होगा कि थर्ड हाउस का भी वो स्वामी होता है, नैसर्गिक कुंडली भी, ये हो सकता है। क्यों कहा ये मुझे खुद को अभी भी मैं उसका क्या कह सकते हैं, उसको लॉजिकली खुद को ही नहीं समझ सका, तो मैं आपको सीधा बता दूं, मुझे ऐसा लगता है शायद इनका कुछ तो कोई रोग हो सकता है, ये अर्थ ज्यादा शायद होगा कि उसके वजह से कुछ शायद नर्व के प्रॉब्लम्स हो गए,
नर्वाइन प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके कारण वो उनका उपयोग नहीं कर सकता, इस अर्थ से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अ, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से आने वाले जो ऑर्डर्स है वो कैरी करने का भी काम शनि और बुध ही करते हैं। तो वो जब वीक हो जाता है तो कई बार जैसा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा, हम क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि से थोड़े कम यदि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले होंगे तो आपको बुध, चंद्र और पंचमेश वगैरह इनको क्षति दिखेगी, क्योंकि उनको आए हुए ऑर्डर उस ढंग से जाते नहीं है, उनकी समझ वैसी होती नहीं है। तो हो सकता है कि शिजोफ्रेनिया वगैरह में ऐसे टाइप के आपको योग दिखेंगे भी। तो मुझे खुद को ये लगता है कि वो उनका उपयोग नहीं कर सकता, इस अर्थ से विहीन बोला, ऐसा ऐसा मुझे लगता है उसको, क्योंकि सेंसेशन उसका काम है ना। और, हमारे नर्वाइन एंड्स पे भी उसका अधिकार है। तो इस वजह से ऐसा मुझे लगता है। तो आप पे पास चार्ट आते रहते हैं ना, और आप लोग रिसर्च बहुत करते हैं मुझे पता है। तो उस पे देखिए, ऐसा कुछ दिखा तो जरूर शेयर कीजिए, सभी को उसका ज्ञान हो जाएगा। मुझे वैयक्तिक क्या लगता है वो मैंने बता दिया। मुझे लगता है विहीन का मतलब उसमें क्षति होगी जो लॉन्ग टर्म होगी। तो हो सकता है कि पार्किंसोनियन में कुछ ऐसा दिखता है क्या वगैरह, ऐसा देखना पड़ेगा, है ना। या टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग किसी कारण से हो गया, तो ऐसे वक्त मुझे ज्यादा लगता है। क्योंकि हाथ पांव विहीन होने के लिए मुझे ऐसा लगता है मंगल केतु वगैरह के साथ कोई ग्रहों का संबंध आना चाहिए, वो डिटैच होने के लिए, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि जन्मतः ही उसे न हो, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस रहेगी। और नीचांश में स्थित बुध रहने की संभावना बहुत ज्यादा रिलेटिवली, या आखिर में एक प्रकार से बहुत हायर लेवल का स्टैटिस्टिकल साइंस ही। इसलिए वो बोलते हैं कि कुछ लोगों का ये मत है, कुछ लोगों, पर ये मेरा वैयक्तिक मत है ना। ऐसा कहीं किसी ने किसी ग्रंथ में जरूर लिखा होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं। पर आप लोगों को ख्याल में आया तो सबसे शेयर कीजिए। क्रूर षड वर्ग में होगा तो क्या होगा? क्योंकि शुभ वर्ग में तो अनुकूल व्यक्ति होगा, वही उसका शत्रु होगा, ऐसा कहा गया है। तो वो मामा भी हो सकता है, पर क्रूर षड वर्ग में एग्जैक्टली उल्टा होगा, उसको अनुकूल क्या, वो छुपा हुआ शत्रु होगा, ऐसा कहते हैं। जो इसे न समझे, इस प्रकार का शत्रु होता है षष्ठ वर्ग में, यदि क्रूर षड वर्ग में बुधा आ जाए। हमको मालूम है कि क्रूर के साथ वो क्रूर होता है, तो क्रूर षड वर्ग में भी उसमें कुछ न कुछ क्रौर्य आ जाएगा। बुध का ये नेचर है, शुभ के साथ शुभ, क्रूर के साथ क्रूर, अकेला होगा तो शुभ। तो ये क्रूर षड वर्ग में आने के बाद में उसमें फर्क थोड़ा पड़ जाएगा, भले वो शुभ राशि में भी हो तो। परंतु यदि वर्गों में पांच से ज्यादा, छह से छह वर्गों में कम से कम देखना चाहिए, षड वर्ग या सप्त वर्ग देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि षोडश वर्ग को तो देखना कठिन होगा, उसमें भी नंबर ज्यादा जिसके हैं, तो समझो पांच वर्गों में क्रूर में है, एक में शुभ भी है, तो क्रूर वर्ग का प्रभाव ज्यादा होगा। तो इसलिए वो शुभ शत्रु होता है, ऐसा कहा गया है। ये संभावना है, क्योंकि उसको यूनश भी कहा गया है। तो यूनश यदि रहा तो वो सामने हमला तो नहीं करेगा सहसा। हम हमले के बारे में सोचेंगे, उसको शत्रु की बात कर रहे हैं, वहां पे एक्चुअली हमला वगैरह नहीं होता, वो सप्तम से होगा। परंतु इस प्रकार का होने की संभावना रह सकती है। या उसका करीबी है, उसको मालूम नहीं कि यही अपना शत्रु है, इस प्रकार का होने की संभावना है। अ, सहसा मैं देखते वक्त तो राशि और नवमांश को ज्यादा देखता हूँ। परंतु ये हमें कुछ बताता है कि यदि कुछ अ, राशि चक्रों में हमें कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद हमको षड वर्ग चेक करना चाहिए। और षड वर्ग में जो ग्रह के बारे में हमको लग रहा है उस वो शुभ वर्ग में ज्यादा है या क्रूर में है, इसका भी हमने अभ्यास करना चाहिए। ये तो मैंने इससे शिक्षण हासिल कर लिया। तो इसलिए प्रदीप जी और ब्रिगेडियर साहब के मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए जबरदस्ती दी, तो मैंने कभी देखा नहीं रहता, है ना। तो वो मुझे इसका फायदा हुआ। आपको मेरे बताने का कितना हो रहा है मुझे मालूम नहीं, वो मुझे जरूर फायदा हुआ इसका। तो अब ये मित्र राशि में होगा तो क्या होगा? मित्र राशि में होने पे वो सलाहकार होगा इसका।
जो सलाहकार है वो ही इसका शत्रु होगा, मतलब इसको गलत सलाह मिलने की संभावना ज्यादा है। यही अर्थ हो गया। इसी का अर्थ ऐसा भी हो गया कि इसके जो मुलाजिम है वो इसको सलाह भी दे सकते हैं। वो हर वक्त बुरी देंगे ऐसा नहीं, क्योंकि यदि उसमें शुभ ग्रह देख रहा है तो शायद कई बार आपके आपसे लोअर लेवल के लोग आपको अच्छी सलाह भी देते हैं। और यदि आपने देखा होगा, वो हिंदी सिनेमा में रामू काका बताता ना सलाह देते हुए उस टाइप का, तो वो हालांकि हिंदी सिनेमा में मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्रूड उदाहरण देने की मुझे आदत है, आप लोगों को अभी तक तो मेरी आदत मालूम हो गई होगी। लार्जर देन लाइफ उदाहरण में कई बार कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सलाहकार उसके यहाँ काम करते हैं तो उसको सलाह देता है, वो अच्छी देता है, पर वो यदि षष्ठ में होगा तो इसका सलाहकार तो होगा पर शायद इसको सही सलाह न दे सके। इस प्रकार से इन्होंने कहा है। क्योंकि यानी मित्र राशि में होने से कहा, मुझे वैयक्तिक लगता है कि ऐसा न होते हुए वो अच्छी सलाह देगा, परंतु ये मेरा मानना है। यहाँ शत्रु होने की बात कर रहे हैं, पर मैं मुलाजिम अर्थ से ले रहा हूँ, या इसके हाँ, मुलाजिम के अर्थ से लेना सही होगा, या इवन लीगल सलाह देने में शायद अच्छी सलाह मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारे कोर्ट केसेस वगैरह का भी स्थान है ना। तो और बुध ये शनि का मित्र है, शनि का संबंध कानून से आता है, वो कानून में झंझट वगैरह करने से वो आपको पता है। इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मित्र राशियों में शनि और शुक्र ही ज्यादा है। तो मित्र नवमाश में होने के बाद क्या होता है, तो वही है, आपने जब भी देखा कि एक जगह के तो भी आया है, शायद मंत्री होता, मंत्री का पुत्र होता है, इसी अर्थ से ये सलाहकार का पुत्र होता है, मित्र नवमाश आते साथ। तो हमें इससे एक तो समझ में आता है कि राशि में जो है वो शायद ज्यादा परिणाम ज्यादा प्रखरता से देते हैं। अंशों में जाने के बाद में देते तो उसी एरिया में है, पर केवल अंशों में हो और राशि में भी ना हो तो थोड़े से कम प्रमाण में देते हैं। अच्छे परिणाम होंगे तो वो भी कम प्रमाण में देंगे, पर वो देंगे उसी प्रकार के परिणाम देंगे। इसे हमें एक इससे हम एक तत्व को जान सकते हैं। वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर ऐसा है, पर वधु रत बोला है, यानी दूसरे के स्त्री में, पर स्त्री में वो रत होगा, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिबिडिनस होगा, इस अर्थ में उन्होंने बोला है। ये क्यों बोला है मुझे वैयक्तिक समझ में नहीं आ रहा। ऑब्वियसली स्त्री होगी तो पर पुरुष में रत होगी, ये क्या कहना है। और बुध का क्यों कहा है ये मुझे नहीं समझा। शुक्र या मंगल कहते तो मैं शायद समझ जाता, परंतु बुध का इस प्रकार से जो बोला है तो इसके परसेप्शन की बात हो रही होगी शायद। ऐसा ऐसा मुझे ज्यादा लगता है, या उसका स्त्री स्वभाव ज्यादा बाहर आता है और वो उस प्रकार से शत्रुत्व करता है, ये भी अर्थ इसका हो सकता है। क्योंकि हमको आखिरी में आपको पता है, मैं कई बार बोलता हूँ कि मैंने बोल दिया है फाइनल वगैरह, ऐसा नहीं समझना। बाबा वाक्यम प्रमाणम ज्योतिष में अलाउड नहीं है। मतलब भेदे मुनि न तो ज्योतिषे वैदिक तथा घटे सत्फलम यस्मात् विदा ग्राह्यम तदैव ही, ऐसा कहा गया है। जो सचमुच होता है उसी को ग्राह्य किया जाए। इसीलिए मैं इसमें ज्यादा गहराई बोल सकते हैं हम उसमें जाके, उसको ढूंढने की आपके साथ ही प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है, हम सब मिलकर उसको समझेंगे, है ना। अब ये तो सब हो गया। वर्गोत्तम होने के बाद में ये हो गया, मतलब उसका जो भी नेचर है वो बढ़ गया और वो षष्ठ भाव में चला गया बुध का, है ना। शत्रु राशि में होगा तो क्या होगा, तो दूसरे का धन चुराने वाला होता है, इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो 12वें पे देख रहा है। शत्रु राशि में उसका उसका जो निगेटिव स्वभाव है वो ज्यादा आगे आ गया है। शत्रु तो करता है, तो द्वादश स्थान पे देख रहा है जातक के, तो वहां से वो उसका धन चुरा सकता है। इस अर्थ से होगा, वो धन का अर्थ हो उसकी उसकी अकल भी चुरा सकता है। वो बहुत सारी धन, तो हमारे यहाँ बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा गया, उसका अनाज भी चुरा सकता है, क्योंकि वहां कर्षक का भी स्थान है। ये वैश्य ग्रह भी है। वैश्य का मूल अर्थ जो है वो खेती करने वाला ये होता है। हम तो वैश्य बोलते साथ ट्रेडर बोलते हैं, पर मूल अर्थ आप देखोगे तो कृषक
होता है, क्योंकि उसको भी ट्रेडिंग करना पड़ता है और अलग अलग फैक्टर्स को दिमाग में लाते हुए ट्रेडिंग करना। चंद्र का षष्ठ में होना वो बुद्धि कौशल्य युक्त ऐसा कहा गया है, और उसको कर्षक भी कहा गया, इसे इसे न भूलिए। अ, तो बाकी जगह क्या कहा है उसको हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। और अन्य का धन चुराने वाला तो, अनाज ये बहुत बड़ा धन रहता था, और जो यूपी में वगैरह वाकिफ होके वहां पे क्या चलता है, तो उनको समझेगा कि कभी कभी जो खेती में जब वो फसल काटने को आती है तो दूसरे लोग आके उसको चुरा के लेके जाते हैं। और इसलिए फिर उस वक्त जो खेती करने वाले हैं, खासकर ज्यादा नॉर्दर्न ट्रैक्ट में, तो वो लठ बंदूक वगैरह लेके अपनी रक्षा, अपने खलिहान की रक्षा करने के लिए घूमते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि धान्य चुराया नहीं जाता, वो चुराया जाता है, और ये दूसरे का ही चुराया जाता है। और इस कारण मुझे ये ज्यादा योग्य लगता है कि इस प्रकार का धन जो चुराता है वो शायद वो धान्य के, अनाज के अर्थ में बोला हुआ होगा, क्योंकि षष्ठ भाव में बैठा है, इसका वैसा भी मेहनत से संबंध है। काश्तकारी से मंगल को भी बोला गया है, तो चंद्र को भी बोला गया है, तो शायद यही कारण होगा कि वो दूसरे का धन चुराता है। 12वें पे वो देख रहा है, क्योंकि शत्रु तो जातक के लिए तो जातक उसके लिए तो पर का ही हो गया ना, पर आदमी हो गया। तो शायद जातक का धन चुराता होगा, दूसरे का धन चुराने वाला होता है, ऐसा कहा गया। पर धन उसका अपहार करता है। शत्रु नामवश में क्या होगा? और यहाँ उसने बोला नृशंस चौर, ये चोर तो रहता है, परंतु ये दुष्ट या हमलावर, नृशंस उसी को बोलते हैं। बहुत बुरी तरह से चोरी करने वाला, नृशंस का अर्थ ऐसा है कि बहुत ही क्रौर्य से कुछ काम करने वाला, हमला करने वाला, इस अर्थ से नृशंस शब्द को बोला जाता है। और वो चोर होता है तो वो थोड़ा शायद वो मारपीट करके ले जाने वाला होगा। वो मारपीट क्यों करेगा मुझे खुद को समझ में नहीं आया, क्योंकि बुध है, और बुध को हम इधर यूनस ग्रह कहते हैं, उसमें एग्रेशन कहीं बताया गया नहीं। हाँ, हो सकता है कि खुद ही के नैसर्गिक राशि में आने से उसमें, ऐसा देखो तो नैसर्गिक कुंडली में देखो तो उसकी उच्च की भी राशि हो जाती है, तो इस वजह से उसमें जरा जो मेल पार्ट है वो बढ़ जाता है, ये होगा। पर मुझे बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं इस पे, अब मेरा विचार चालू रहने वाला है, कितने दिन कितने साल रहेगा मालूम नहीं। जब भी समझेगा तो मैं जरूर शेयर करूँ, है ना, कि इसका अर्थ क्या है, इसका इसके पीछे में तत्व क्या है। एक ही तत्व दिखता है कि शत्रु नामांश होने से उसका जो सॉफ्ट नेचर है वो कमजोर हो जाता है। और ऐसा भी शत्रु में वो धन चुराना तो उसका काम ही है ना। तो धन का मतलब मैं अनाज इस अर्थ से ले रहा हूँ, पहले बता दिया, कारण भी बता दिया आपको कि वो कर्षक का स्थान है षष्ठ भाव। और स्वराशिष्ट होगा तो ये जातक का जो शत्रु है, ये क्रूर या नशेखोर होता है, सब होता है। व्यसनी के बहुत अर्थ होते हैं। व्यसन का अर्थ किसी चीज का शौक होना, ये भी हो सकता है। तो व्यसन ये शब्द जरा हमको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। मैंने उसको क्रूर और नशेखोर ऐसा इसलिए बोला है कि एक और टीकाकार ने ऐसा बोला है, पर मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि किसी को क्लासिकल म्यूजिक सुनने का ही शौक रहता है, उसको भी व्यसन कहा जाता है ना। या गुण को भी व्यसन कहा जाता है, तो समानशीले व्यसनेषु सख्यम ऐसा कहा गया है कि जिनके स्वभाव सरीखे हैं वो सब साथ में रहते हैं, है ना। समानशीले व्यसनेषु सख्यम, ये कहावत है। तो ये व्यसन का मैंने ट्रांसलेशन तो वैसे ही किया है, जो दूसरे विद्वान टीकाकार ने किया, वो बहुत विद्वान है। उन्होंने हिंदी में इसकी टीका की है, परंतु इसलिए मैंने वैसा किया। पर मुझे वैयक्तिक जो लगता है वो, वैसे यानी किसी भी चीज के में वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसका उसमें यानी रजनीगंधा भी कंटिन्यूअस खाने वाला भी उसमें आ सकता है। तो व्यसन का बहुत ब्रॉड अर्थ है। हमारे कोलोquial लैंग्वेज में व्यसन सहसा हम लोग नशेखोर वगैरह लोगों को बोलते हैं। पर वो बहुत ब्रॉडर अर्थ है, इसे ध्यान में रखिए, वो बुध है।
त्रिदोष युक्त है, तो वो एक आधी चीज के पीछे पड़ गया तो उसके वो दोष, सभी के सभी दोष एक वक्त निकल सकते हैं। ये संभावना हो सकती है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने हालांकि ऐसा लिखा है, मुझे वैयक्तिक क्या लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो बुध है, वो आखिर में द्वादश भाव को कुछ ना कुछ तो उसको पुष्ट करेगा, तो खर्चे फालतू के तो करेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहां पर वो स्वराशि है, और स्वराशि में पापों की स्वग्रह गत शुभ करो शुभ हो जाते हैं। और वो 12वें पे देख रहा है, तो इसका खर्चा नशेखोर होगा तो ये तो खर्चा करेगा फालतू काम में, है ना। तो पर मैं मेरा लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, कि हम उसे, ये व्यसन शब्द का कई बार संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ रहते हैं। और हम बोलते हैं इसको चित्रकारी का व्यसन है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है। इसको फैलाने का व्यसन है, वो व्यसन के बहुत अर्थ रहते हैं, हम सहसा उसको निगेटिव में लेते हैं, ये बात सच है। कम से कम हमारे मराठी भाषा में, हिंदी में भी मेरे ख्याल से उसको हम निगेटिव में लेते हैं, पर वो जरूरी नहीं है ना। किसी को भक्ति का व्यसन रहता है, आप देखिए कहीं पर भी भजन चला होगा, वो बिल्कुल चला जाएगा, रात को जाएगा, दूर जाएगा कहीं, जहाँ जा नहीं सकते, बहुत तकलीफ होती है, वहां भी चला जाएगा, वो भी तो व्यसन है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, ये किसी भी चीज में जो बहुत ज्यादा उसको हम क्या कह सकते हैं, किसी एक चीज में वो बहुत ज्यादा जो इन्वॉल्व रहता है, उस प्रकार का शत्रु हो सकता है, ये हो सकता है एक। और वो रोग भी ऐसे ही लंबा चलने वाला हो सकता है उसका, ये भी संभव है कि व्यसन के कारण रोग हो सकता है, ये असंभव नहीं है, क्योंकि षष्ठ भाव में बैठा है, बुध बैठा है, वो त्रिदोष युक्त है। तो त्रिदोष युक्त ये रोग लंबे चलते हैं, तो वो भी पकड़ के रखते हैं बाजार से, है ना। खासकर स्किन डिसीजेस में ज्यादा, देखिए मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स होंगे, उनको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। मुझे तो रोगों का ज्यादा तो जानवरों का मालूम है, इंसानों का कम मालूम है। क्योंकि मैं जानवर पालता था इसलिए मालूम है, मैं वेटरनरियन नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। परंतु हाँ, स्पष्ट करने से नहीं तो लगेगा किसी को कि वेटरनरियन है क्या। मेरी डेयरी भी थी, मैं डॉग्स ब्रीड करता था, एग्जिबिट करता था, इसलिए थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार से बुध, तो पर हम अभी रुकते हैं, 1 घंटा हो चुका है, 5 ही मिनट बचे हैं। तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देता, क्योंकि यहाँ देखिए आपको ख्याल में आ रहा होगा कि ये सिंगल लिस्ट पे होने से हमको बहुत ज्यादा विचार करना पड़ रहा है। तो 12वें पे देखता है उसने, ऐसा देखो तो उसने तो खर्चा कम करना चाहिए, कम कराना, कम से कम अच्छे ढंग से करना चाहिए, अकेला है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने जो रिश्तेदार आदि है या मातृ घराने के लोग हैं, उन पे खर्चा कर सकता होगा, ये संभव है ना। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो भी ग्रह 12वें में बैठता है, तो उसमें हम दृष्टि भी यदि ले ले, तो उसका जो भी कारकत्व होता है उस पे खर्चा होता है। चंद्र होगा तो वो माता के लिए खर्चा करेगा वगैरह, कहा गया है। तो नहीं तो किसी को लगेगा ये आधार कहाँ से बता रहे, तो वो तत्व लेके यदि आप चले उसको, तो बुध दिखा रहा है वो कैसा खर्चा कर रहा है। और वो बहुत ज्यादा खर्चा करेगा, त्रिदोष युक्त है, क्योंकि आखिरी में वो स्वराशि में, स्वराशि में होके उसको शक्ति आ गई है, और वो खुद के ऐसे जगह बैठा है कि उसका वो कारक भी है खुद। और हाँ, वैसा बोल सकते हैं आप, कारक को भाव नशा, पर वो हर वक्त आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यदि अष्टम भाव में बैठा है तो वो लंबी आयु देता है, वो अष्टम भाव का कारक है ना। तो वहां कुछ तो भी वो स्पेसिफिक ग्रह का प्रॉब्लम आता है, गुरु में होता है, क्योंकि गुरु स्थान भ्रष्ट करता है, तो पंचम भाव में वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया, कर्क राशि में होगा तो वो पुत्र नहीं देता वगैरह, ऐसा कहा गया है। और उससे थोड़ा कमजोर होगा नींद में, तो अल्प संतति देता है। और धनु में होगा तो बहुत मुश्किल से संस्कृत संतति देता है, ऐसा कहा गया है। तो उसमें तो ठीक है, पर वो सब जगह नहीं होता। तो इतना कहकर मैं तो मेरे वाणी को विराम देता हूँ, पर कुछ प्रश्न पूछना होगा तो जरूर पूछे, या किसी को ऐसा कुछ अनुभव आया होगा और उनके पास के चार्ट्स तो वो भी शेयर करें, ताकि हम लोग सब मिलके कुछ ज्ञानार्जन कर सके। और जो नए हैं उनको बता देता हूँ, मुझे किसी ने प्रश्न पूछने पे कोई आपत्ति नहीं रहती।
मुझे नहीं समझा तो मैं बता सकता हूँ कि मैं फिर से सीख के आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा, और समझा तो मेरे को जिस ढंग से समझता है वो समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। अगले वक्त फिर हम बाकी दो ग्रह ले लेंगे, गुरु और शुक्र लेंगे। उसमें भी गुरु की पांच जगह, तीन जगह दृष्टि रहती है और चौथी जगह बैठा रहता है, तो उसमें कोई कारण ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। सर एक प्रश्न तो नहीं है, पर थोड़ी सी शंका है हाँ कि बोलिए ना, शत्रु शंका और राशि प्रश्न एक ही है, और शंका रहना अच्छा है, नहीं अच्छा है, मैं बताता हूँ आपको, शंका रहना चाहिए। से शत्रु राशियस्त होने पे दूसरों का धन चुराने वाला होना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ। मतलब मेरा खुद का ही बुध छठे भाव में है, तो और आपका धन तो नहीं चुराया मंगल किसी की ने। मंगल की राशि में है। बट ये तो मेरे पे फिट नहीं हो रहा। मेरा जरूर चुराया जाता है। और वर्गों में भी अगर देखें तो वो वृश्चिक में चला जाता है। मतलब वैसे छठे भाव में है, मंगल, मंगल देख भी रहा है। मंगल के ही, हाँ। हाँ, और मंगल की दूसरी राशि में चला जाता जी है। जी 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 जी। तो वो मेरे को थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा कि तो कैसे। और हाँ, ये भी एनालाइज कीजिए, और ये देखिए कि कहीं हमको जो हम क्या कह सकते हैं, हम्म, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, वो उससे कुछ संबंधित तो नहीं है। इसको भी आप चेक कीजिए। हम्म। ऐसे हम्म। कि वो, मैंने जैसा बोला कि वो बहुत सारी चीजें बताता है। हाँ। इन्होंने तो एक ही बोला है, 12वें में देखता है तो धन चुरा देगा बोला, या धान्य चुराएगा बोला, है ना। हमारी नींद भी तो चुरा सकता है वो, डिस्टर्ब नींद रह सकती हम्म। है ना। मंगल हम्म। के राशि में है, या मैं कैसा सोचता हूँ वो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, है ना, तो वो आपको मालूम है कि ऐसा होता है क्या, है ना। समझ गए ना। जी या सर। स्किन के कुछ प्रॉब्लम रह सकते हैं मंगल के राशि में, कभी इरप्शन आना वगैरह ऐसा हो सकता है ना। हम्म। और खासकर वेस्ट के एरिया में ज्यादा, क्योंकि वो वेस्ट का एरिया है, यानी कटी का एरिया है ना, षष्ठ भाव। हाँ, सो ये भी हम कह सकते हैं कि स्टमक भी अपसेट रहता है रेगुलरली अगर हाँ हाँ, मंथ वो आया तो। एरिया में वो कुछ तो भी करेगा। हाँ। शायद वो मंगल के राशि में होगा तो शायद एसिडिटी की भी तकलीफ हो सकती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो क्योंकि वो आपको मालूम है, वो आप ही बता सकती है, पर मैं क्या सोचा रहता मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ, और मैं ठीक। यदि सही होगा तो बोल रहा हाँ सही है, तो मुझे जरा उत्साह आ जाएगा कि हम बिल्कुल ही गड़बड़ नहीं करते। मुझे कई बार हमारे शिष्य बोलते हैं, सर आप कुछ तो भी तीसरा ही बोल देते हो, तो फिर नहीं वो होता तो अब उसको वो समझता नहीं, कभी कारक ले लेते हो कभी कुछ ले लेते हो, ऐसा मुझे बोलते हैं, सच बात है। तो मेरे सोच ऐसी चलते रहती है कि मंगल है, वो पित्त है ना, पित्त का अधिकारी है ना बेटा, है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, इस ढंग से मैं सोच रहा हूँ, तो वो कुछ तो करेगा, वो रोग स्थान भी है। हम्म। ये है ना, आपको बताया, आप इस प्रकार से भी आप एनालाइज कर सकते हो चार्ट को, तो ये उसका तो विषय क्लियर है नहीं सर। है चार्ट एनालिसिस का, पर मैं बता रहा हूँ कि मेरा सहसा लॉजिक कैसा चलता है। या भावाधिपति कौन से भाव का अधिपति है वो भी मैं देखता हूँ, कि भाई ये कौन से भाव का अधिपति है, कहाँ बैठा है, उस भाव को तो कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा, है ना। चलो, एक एक तो ठीक निकला मेरा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। धन्यवाद बेटा। नहीं पर ऐसा पूछते जाइए बेटी, पूछते जाइए। आप ये मत, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इससे हम सब सीखते हैं ना, मैं तो खासकर सीखता हूँ। पूछने वाले को लगता है कि वो सीख रहा है, पर मेरा कह रहा है कि ये प्रश्न किसी के तो दिल में आया, है ना, तो फिर तो इसका महत्व तो है। बहुत बार आजकल अंग्रेज जो हमारे हैं ना शिष्य, वो पूछते हैं कि दिस इज ए स्टूपिड क्वेश्चन बट कैन आई आस्क यू, तो मैं बोलता देयर इज नो क्वेश्चन विच इज स्टूपिड, वन हु इज गिविंग आंसर कैन बी स्टूपिड, बट क्वेश्चन कैन नॉट बी स्टूपिड। हमारे धर्म की शुरुआत जो होती है पूर्व मीमांसा के जरिए में, नहीं, वो बोले अथा तो धर्म जिज्ञासा, है ना। अब धर्म क्या है वो जानने की जिज्ञासा पैदा हुई है, वो हम समझने की कोशिश करें तो जिज्ञासा ये तो हमारे धर्म का आधार है। ब्लाइंड फेथ रखना ये गलत है हमारे, पर ये आजकल मानते नहीं है, वो अलग अलग बात है। तो पर इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अच्छा है। छोटा बच्चा यदि उत्सुकता न रहे, उसको जिज्ञासा नहीं रहे, वो कुछ नहीं सीखने वाला, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे चलते थे, कोई भी चीज को मुंह में उठा के रख देते हैं, तो माता तो गर्म हो जाती है, पर वो देख रहा है ये क्या है,
बराबर। और उसको ज्यादा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव मुंह में डाल के देते हैं। तो हमारी माता भी रख देती थी, वो अलग बात है, पर हमको बाद में फिर बाद में उसको बुरा भी लगता था आपने ऐसा किया करके। वो बोले वो खिलौना तू खा लेगा, गले में चल जाएगा, घुस जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो चलता था उसका। तो ये हम बड़ा होने के बाद भी कभी कभी करते थे, इसलिए हमको याद है 2-3 साल के जब थे तो लगती थी, कहीं भी कुछ भी कर देता है, वहाँ चढ़ जाता है। अब वो देख रहा था, देख क्या रहा था, गिर गया रहता तो क्या होता है ना, वो माता है तो उसको तो कंटिन्यूअस फिक्र रहती है ना। प्रणाम सर। जी। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ। जी। एक सेकंड सर, एक वीडियो ऑन नहीं हो रहा। सर एक्चुअली मुझे ये जानना था कि जैसे कई जगहों पे ऐसे लिखा गया है कि जिसको बुध, अगर सपोज किसी को, आप वो माइक को नजदीक करेंगे क्या, मुझे थोड़ा। आपकी आवाज नहीं आ रही किरण जी, थोड़ा जोर से बोले। मैं ये कह रही हूँ सर कि जैसे जी। कुछ जगहों पे लिखा गया है कि बुध अगर के 6th हाउस में होता है हम्म, तो ऐसे जातक को जो मामा होता है वो हाँ। परेशान रहता है। ऐसा मतलब अच्छा। इसके पीछे क्या वजह रहता है सर? हाँ, नहीं, शायद वो उन्होंने वो तत्व लिया होगा, जब भी मैं जो बोल रहा था कि वो कारक है षष्ठ भाव का, ज्ञाति कारक बोलते हैं उसको, बुध को। और एक थियरी ऐसी है कि कारक यदि अपने कारक स्थान में बैठे तो उसको तकलीफ देता है। ये तत्व पे उन्होंने ऐसा लिखा हो। तो जब सर वो किसी भी राशि में स्थित होगा तो। मुझे मुझे वैयक्तिक वैसा होगा ऐसा नहीं लगता है, ये भी मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। सर एक्चुअली मेरी डॉटर की कुंडली में 6th हाउस में बुध है। एंड हाँ। जेन्युइन बात है कि मतलब मेरा ब्रदर काफी परेशान रहता है, नहीं, लेकिन वो मैं ये परेशान नहीं रहना समझ। अलग है। डॉटर परेशान रहती है क्या? नहीं, उसकी तो वाणी वगैरह बहुत तेज है सर, बहुत। हाँ, तो इसीलिए बोला कि यहाँ पे देखो, यहाँ उल्टा हो गया ना। आ रहा है ख्याल में आपके? जातक को तकलीफ नहीं है, नहीं। मामा जी को तकलीफ है। हाँ इसके जी। कारण वो ज्ञाति कारक में जब भी जो बोल रहा था ना, कि समझा वो 6, 8, 12 में बैठे ग्रह तो वो अपनी शक्ति कुछ खो देते हैं, कुछ प्रमाण में, कुछ प्रमाण में। जब भी हम बात कर रहे थे ना कि 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह रहे तो वो अपनी शक्ति खो बैठते हैं। और 6, 8, 12 के स्वामी यदि किसी घर में रहे तो वहां पर वो कुछ ना कुछ थोड़ी क्षति पहुंचाते हैं। ये एक तत्व है, ये हर वक्त आपको होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रह का, हर ग्रह का स्वभाव अलग है। परंतु षष्ठ में मामा का यदि ज्ञाति कारक बैठ गया तो ये ज्ञाति कारक मामा जी को खुद को तकलीफ दे सकता है। जातक को देगा ऐसा मुझे नहीं लगता, उनका तो प्यार होगा भाई जी पे अपना। नहीं, जातक को नहीं है दिक्कत। हाँ, नहीं देगा वो, है ना। मामा जी को तकलीफ हो सकती है। लग्न कौन सा है बच्ची का? मेष लग्न है सर, एरिस मेष असेंडेंट। लग्न है, 3rd 6th। हाँ, बराबर है। एरीज लग्न, तृतीयेश वहां बैठा है। नहीं, पॉसिबिलिटी है मामा जी को तकलीफ होने की पॉसिबिलिटी, खासकर यदि वो षष्ठ पे, सूर्य के साथ षष्ठ बैठा हुआ भाव पे यदि कोई क्रूर ग्रह भी देख रहा होगा। सूर्य के साथ बैठा हुआ है 6th हाउस में ना। जी, कौन बैठा है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है सर, हाँ, तो सूर्य के साथ। अब आप समझ गए क्या हो रहा है ना। सूर्य के साथ वो डिग्री में भी शायद नजदीक होता, 10-12 डिग्री के अंदर होगा सूर्य से। तो देख लीजिए, तो वो फिर तकलीफ दे सकता है ना। जी सर, सूत्र तो दिए होते हैं लेकिन कई बार समझ में नहीं, नहीं आता होता है, कि सभी किसकी सभी वाली। का होता है, आप चिंता मत कीजिए, सभी का होता है। जैसा अभी मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं बोलता हूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आखिरी में मैं ऐसा बोलता हूँ कि ग्रंथ पढ़ने के बाद में जो बोला है क्या, एक तो संस्कृत में बहुत ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज है, बहुत कम शब्दों में वो 1000 चीजें बताते हैं। तो यदि हमें ऐसा लगा कि ये तो नहीं दिख रहा, तो ज्योतिष के जो मूल प्रिंसिपल है उस पे उसको टेस्ट करके देखना, है ना। क्रूर ग्रह के साथ आने के बाद में बुध खुद क्रूर हो जाता है ना, एक हमको तत्व दिया है। हाँ। और मैलेफिक षष्ठ में होंगे तो षष्ठ में कुछ तो भी तो तकलीफ देंगे, है ना। तो वो मामा का भी घर है, पता है, माता का थर्ड थर्ड भाव है ना।
तो वो मातुल घराना है, तो वहां उनको कुछ तकलीफ जरूर दे सकता है, जरूर दे सकता है। जी सर, थैंक यू सर, ठीक है। प्रणाम सर। हाँ हाँ, नहीं आयुष्मान को नमस्कार सर। नमस्ते जी। अरे वाह सर, मैं वही डर रहा, मैं बोला आप ऐसे छुप के कहाँ बैठते हो, मुझे अभी तक समझा नहीं। और ब्रिगेडियर साहब, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? बहुत दिनों में दिखे नहीं, दर्शन नहीं हुए आपके। शरण सर मैं सर, बीच में प्रणाम। बाहर था। हाँ, मैं वही बोला कि पिछले सप्ताह तो हमारा एमसीएम था, उसके लिए गया हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, बराबर है बराबर है। मैं वही बोला ब्रिगेडियर साहब के दर्शन नहीं हुए, और नाराज है, तबीयत खराब है। मेरे को तबीयत का ज्यादा टेंशन रहता है, बाकी कोई नहीं टेंशन रहता। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर, नाइस टू सी यू आफ्टर बिट लॉन्गर टाइम। और प्रदीप जी क्या है, खुफिया में इन्होंने काम कर रहे हैं, इनको इंटेलिजेंस में, आर्मी में जाते रहे, इंटेलिजेंस में नहीं तो जाना मैं तो चाहिए सर था, ऐसे सामने छुप बैठा के हुआ। देखते हैं, छुप के देखते हैं, पता ही नहीं चलता। सो ओके सर। थैंक यू। सो शाला है। नाम सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, प्रणाम। तबीयत कैसी है आपकी अस्मिता जी? तबीयत कैसी है, ठीक है? नमस्कार सर। ठीक हूँ सर। नमस्ते 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 जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। चालू भी। चलिए सर, नमस्कार। नमस्ते। अ, तो हम अब विदा ले। सर आपका सर ठीक। आपका ही घर है, आपका हमारा टच लेते रहेंगे, बीच में दिक्कत नहीं आएगी। तो वही जेमिनी का एक पार्ट रह गया था, वो आज कंटिन्यू करूंगा मैं, उसी को संडे वाला पोर्स। अच्छा अच्छा जी जी। तो इस संडे में भी आपका है क्या सर, 11 नहीं, बजे? आज ही अभी करूंगा सर, आज ही करूंगा। अच्छा आज ही अभी करूँ। अच्छा मेडिकल तो नहीं करके आज वही करूँ। जी सर। सो शैल आई टेक योर लीव सर? सर प्लीज, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर। राइट ओके, सर। बाय सर।